अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी मैं एक न्यू नावल स्टार्ट करने लगी हूँ। ये नावल फोर्स मैरिज बेस्ड है, लव स्टोरी है, यूनी बेस्ड है और इसके अलावा रोमांटिक नावल है। 3 सिस्टर स्टोरीज है और 3 कज़न। और ये नावल बहुत अच्छा है, आपको पढ़ के ज़रूर मज़ा आएगा। तो अगर आपको ये नावल अच्छा लगे तो मैं कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आइए आज हम इसके पार्ट नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। वह इस वक्त एक 5 स्टार होटल में बैठा हुआ मुस्तफ़ा और ऊन का इंतजार कर रहा था जब अपने से कुछ फासले पर बैठी हुई एक लड़की पर उसकी नज़र ठहरी। बूढ़ी आंखों वाली लड़की, और जो चीज़ उसे सबसे मुनफरिद बना रही थी वो उसकी नाक का लौंग था जो अपनी रोशनी से उसके चेहरे को मजीद नखा रहा था। वो कोई कॉलेज गर्ल थी शायद, जो इस वक्त सफ़ेद यूनिफॉर्म पहने अपने साथ बैठी लड़कियों से गप्पे लड़ा रहे थे। इस लड़की ने उसे काफ़ी अट्रैक्ट किया। ये पहली नज़र का प्यार था या कुछ और, वो समझ ना पाया। यारम शाह, जिसके पीछे हजारों लड़कियां फिदा थी और वो किसी को गाज तक न डालता, मगर आज एक छोटी सी लड़की को देखकर उसके दिल की दुनिया अथल पथल हुई थी। तभी ओन और मुस्तफ़ा वहां पर आए। उसके इर्तिज़ा में दरार आए। कहाँ रह गए थे तुम दोनों? जानते हो कब से वेट कर रहा हूँ मैं, यारम इन दोनों को लताड़ते हुए कहा, जबकि नजरें बार बार भटक कर उनके पीछे बैठी हुई इस माजबीन पर जा रहे थे। वो कोई दिल फेंक किस्म का लड़का नहीं था, मगर इस लड़की में शायद कोई कशिश थी जो उसको देखने पर मजबूर हो रहा था। अपनी 32 साल जिंदगी में उसने बहुत सी खूबसूरत लड़कियां देखी थी, मगर ये उन सबसे मुख्तलिफ थी। वह कभी भी मोहब्बत का काहिल ना था, क्योंकि वह जानता था कि वह जिसे चाहेगा उसे जुनून की हद तक चाहेगा। उसकी शिद्दत शायद कोई लड़की बर्दाश्त ना कर पाती, मगर अब इस लड़की ने यारम शाह के सामने आकर सबसे बड़ी गलती की थी अपनी जिंदगी की, और उसकी दस्तरस में आने से वो खुद को 7 पर्दों में भी छुपा लेती। यारम से बच नहीं सकते थे। ओन और मुस्तफ़ा ने यारम की खामोशी नोट की तो उसे यारम की नाराजगी समझे, क्योंकि वह पूरा 1 घंटा लेट थे। आज का लंच भी खास उल खास इन दोनों के लिए ही था, क्योंकि यारम जिस कंपनी के साथ डील करा था वो आज फाइनल हो गई थी और इन दोनों ने जिद करके यारम से ट्रीट ली थी। ऐसे मौके भी कभी कभार आते जब यारम फ्री होता। यारम देख, सच में हम जल्दी निकले थे, मगर तुझे कराची की ट्रैफिक का तो पता है ना, प्लीज मान जा। उन्हें कान पकड़कर सॉरी कहा तो यारम की एकदम हंसी छूटी, क्योंकि ओन मुंह फैलाए हुए काफी क्यूट लग रहा था। अच्छा चल ठीक है, माफ किया, अब ऑर्डर करो तुम दोनों। यारम ने उनसे कहा और वेटर को आवाज दी। साथ एक नजर सामने टेबल पर देखा तो वो दक से रह गया। टेबल खाली था और यारम ने बेसाता होटल के दरवाजे की तरफ देखा, मगर वहां भी कोई न था। अचानक ही उसका मूड ऑफ हो गया और बाकी का सारा टाइम उसने इस तरह की इसी कैफियत में गुजारा था जिसे वो कोई नाम ना दे पा रहा था। ओन, यारम और मुस्तफ़ा तीनों कजन थे। आजम शाह और मिकाल शाह दोनों भाई थे। छोटी उम्र ही बाप का साया सर से उठ गया था। खानदानी रईस थे। उनकी वालदा मरियम बेगम भी पढ़ी लिखी हाथों थी। शोहर के गुजर जाने के बाद सारा कारोबार खुद संभाला और अपने बच्चों को पाला। आजम शाह और मिकाल शाह की शादी मरियम बेगम ने अपने करीबी जानने वालों में से एक ही घर में की थी। आजम शाह की शादी अक्सा और मिकाल शाह की शादी आमना से करवा दी। दोनों बहनें थी तो देवरानियां जिठानियों की रवायती चॉकलेट से आजाद थी। वादा के गुजर जाने के बाद दोनों भाई आजम शाह और मिकाल शाह एक ही घर में रह रहे थे। आजम शाह का एक ही बेटा था, यारम शाह, जिसने बिजनेस डिग्री लंदन से हासिल करने के बाद कराची में अपना एम्पायर बनाया था, जिसका नाम शाह इंडस्ट्रीज रखा गया। जबकि मिकाल शाह के 2 बेटे थे, मुस्तफ़ा शाह, उससे 3 साल छोटा ऊन शाह। मुस्तफ़ा स्टडीज कंप्लीट करने के बाद यारम के साथ ही ऑफिस ज्वाइन कर चुका था, जबकि ऊन अभी यूनिवर्सिटी में ही था। अब यार चलो ना, आइसक्रीम खाने चलते हैं, इतना मन कर रहा है, प्लीज प्लीज प्लीज। दरिया, आज मैं नहीं जा रही, पक्का कल चलेंगे और शॉपिंग भी करेंगे। ओके माय डॉल, जाओ अभी पढ़ो। आशा और रामीन बैठी अपनी असाइनमेंट बना रही थी, जबकि सदा की कामचोर दुरिया को अपनी फेवरेट आइसक्रीम खानी थी। आशा की पापा मुंह बनाती दुरिया वापस अपनी नोटबुक खोलकर बैठ गई थी। आशा यूनिवर्सिटी के तीसरे साल में थी, जबकि उससे 1 साल छोटी रामीन और दूसरे साल में सबसे छोटी दुरे मनकनून, जिसे सब प्यार से दुरिया बुलाते थे, कॉलेज की स्टूडेंट थी। उनके वालिदैन की एक कार हादसे में मौत हो चुकी थी और वो तीनों अपने चचा उनकी फैमिली के साथ रहते थे। उनके चचा के एक ही बेटा फाइक, जो कि रामीन का हम उम्र और हम जमात था। तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये माना कि महफिल जवां है, हंसी है। इस वक्त रात के 10 बज रहे थे और महफिल अपने अरूज पर था। ये एक बिजनेस पार्टी थी, मगर इस वक्त एक मौसीकी की महफिल लग रही थी। तो फिर काशिफ साहब, क्या है ऐसा आपकी डील में कि मैं आपके बाप पर गौर करूं? मुझे डिटेल्स बताएं। आहर, इस जमीन को बेचने से मुझे क्या फायदा होगा? वह मगरूर शहजादा सगार सलगाए काशिफ साहब से पूछा था, जो अपनी ही
दलीलों से शहजादे को कायल करने में मसरूफ है। तो आपको लगता है कि अगर इस एरिया को कमर्शियल एरिया बना दिया जाए तो आपके साथ साथ मुझे भी फायदा होगा, मगर मुझे कुछ खास नहीं लगा। आपकी डील में वो ज़मीन किसी सूरत नहीं बेचूंगा और आपकी इन बोसीदा दलीलों से हरगिज तो नहीं। बेहतर यही है आप यहाँ से जा सकती हैं, कुछ देर तन्हाई चाहता हूँ। शहजादे ने अपनी इसके सेक्रेटरी को इशारा किया तो उसके सेक्रेटरी ने मीटिंग बर्खास्त करवाई और वो शहजादा एक बुरी आंखों वाली शहजादी के बारे में सोच रहा था जो उसकी एक झलक के बाद उसे दोबारा ना दिखे थे। कहाँ कहाँ की खाक ना छानी थी उसके लिए, मगर वो न जाने कहाँ कौन से कोने में जाकर छुपी थी कि मिल ही के नहीं दे रहे थे। जिधर भी ये देखें, जिधर भी ये जाएं, तुझे ढूंढती हैं ये पागल निगाहें। मैं जिंदा हूँ लेकिन कहाँ जिंदगी है, मेरी जिंदगी तो कहाँ खो गई है। यारम ऑफिस में बैठा एक फाइल चेक कर रहा था जब उसके कैबिन का दरवाजा नॉक हुआ। याम ने फाइल पर झुके ही जा दी तो एक लड़की अंदर दाखिल हुई। जीन्स शर्ट के साथ ही गले में स्टोल डाले डाई की वे कमर पर बिखरे हुए सामने खड़े थे। याम ने ऊपर देखा तो अपने सामने मायरा को देखकर शॉक्ड हुआ। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज माही, तुम कब आई पाकिस्तान, आओ बैठो। यारम खुशगवार हैरत से उसे हाथ मिलाता हुआ उससे अपने सामने बैठने को कहा। मायरा अमीन यारम के बचपन की दोस्त, अपने माँ बाप की इकलौती औलाद। मायरा शुरू से ही उनके बंगले के साथ वाले बंगले में रहती थी। एक स्कूल के बाद कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एक ही साथ एडमिशन लिया था। स्टडीज के बाद तो मायरा वहीं पर लंदन में अपनी फैमिली के साथ सेटल हो गई थी और तकरीबन 2 साल बाद वापस पाकिस्तान आई थी। मैं कल ही आई हूँ, सबसे पहले तुम्हें मिलने आई हूँ। तुम सुनाओ क्या चल रहा है आजकल, शादी वादी की या ऐसे ही कवारे घूम रही हो। इतनी बेतकल्लफ बस मायरा ही होती थी यारम के साथ। अरे कहाँ, बस ऐसे ही। यारम के ज़हन में चंद दिन पहले वाली लड़की का चेहरा घूम गया। अपने ख्याल को जुड़ता वो मायरा की तरफ मुतवज्जो हुआ। अब मैं यहीं पर सेटल हो रही हूँ, वापस तो कुछ चीजें चाहिए मुझे। चलो मुझे बाहर लंच करवाना है, फिर शॉपिंग भी करनी है, जल्दी से उठो। मायरा जबरदस्ती यारम का हाथ पकड़कर उसे उठाती ऑफिस से बाहर लाई थी। सारा स्टाफ अपने अकरू बॉस की मुस्कुराहट देखकर ही हैरान हो रहा था। यारम मायरा को अपनी गाड़ी तक लाया और ऑफिस से करीब एक बड़े से शॉपिंग मॉल में लिया जहाँ पर हर चीज दस्तियाब थी। यारम मायरा के साथ ये बोती में दाल हुआ तो उसे लगा उसने दोबारा इस बूढ़ी आंखों वाली लड़की को देखा है। मायरा को अंदर भेजकर वो वापस मुड़ा तो उसे कुछ ही फासले पर किसी लड़की के साथ बातें करती नजर आई। यारम पास है कपड़ों के रे के पीछे इस तरह खड़ा हुआ क्या वो उसको देख सकता था, मगर वो किसी को नजर नहीं आ रहा था। यारम ने जल्दी से उसकी तस्वीर क्लिक की और अपने सेक्रेटरी उमर को सेंड करके उसको कॉल मिलाई। हाँ उमर, अभी एक तस्वीर सेंड किया, तुम 1 घंटे में सारी डिटेल्स मेरे टेबल पर होनी चाहिए। गॉट इट। आहर में उसने वार्न करते हुए कॉल बंद की और दोबारा उसके जन्म देखा जिसने अब अपने साथी लड़के की किसी बात पर कहका लगाया था। मगर यारम को गुस्सा किसी और बात पर आया जब उसने इस लड़के के कंधे पर हाथ रखा। तब वो रे के पीछे से निकला और उसे गुड़ा। लड़की खौफजदा होती जल्दी से पीछे हुई थी। उसके दोबारा देखने से पहले यारम मायरा के साथ जो कि बुटीक से बाहर निकली थी माल की दूसरी जानब मुड़ गया। दरिया, आयशा और रामीन इस वक्त फाइक के साथ ही शॉपिंग पर निकली थी। ये शहर का एक मशहूर और बड़ा माल था। आयशा और रामीन अपने लिए ड्रेसेस देख रही थी जबकि दरिया बोर होती और फाइक के साथ खड़ी बातें कर रहे थे। दरिया को बार बार ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई काफी देर से उस पर नजर रखे हुए है, मगर इधर उधर देखने के बाद भी उसकी नजर उसकी तरफ कहीं मतवज्जो ना था तो वो अपना वहम समझकर उस ख्याल का झटका। अचानक फाइक की किसी बात पर हंसते हुए दरिया ने उसके कंधे पर हाथ रखा था जबकि सामने वाले को उसकी यह हरकत काफी नागवार गुजरी थी। तभी रैक के पीछे से नमूदार होकर दरिया का गुस्से से गुरा था। दरिया जो अपने सामने किसी अनजान बंदे को खुद तो घूरता हुआ देखा तो घबराए। तभी से अजनबी की नजर उसके हाथ से होते हुए फाइक के कंधे के जन्म गई जिसे वार्न किया गया हो कि हाथ उठाओ। दरिया घबराती जल्दी से हाथ पीछे कर गई और दोबारा सामने देखा जहां पर अब कोई नहीं था। फाइक उसकी गैर होती हालत देखता परेशान हुआ। व्हाट हैपेंड दुड़िया, आर यू ओके? फाइक की बात सुनती दुड़िया होश में आई थी। हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, चले आप ही के पास ढूंढ रही होंगे। दुड़िया यहाँ वहां चोर ने उसे देखती हुई आयशा और रामी की तरफ बढ़ गई जिनकी शॉपिंग खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। यारम मायरा को शॉपिंग करवाने के बाद घर छोड़कर वापस ऑफिस आया था। उसके कैबिन में दाखिल होते साथ ही उमर भी उसके पीछे आया था। उमर ने अपने हाथ में पकड़ी फाइल यारम के टेबल पर रखी। यारम सगार सुलगाए अब विंडो में खड़ा कुछ सोच रहा था। सर, ये आपने डिटेल्स मांगी थी मैम की। उमर खुद ही बोला तो यारम ने मुड़कर उसको देखा और फिर से विंडो से बाहर झांका जहाँ पर अब अंधेरा बढ़ रहा था। उमर, मैं तुम्हारे मुंह से सुनना पसंद करूंगा। काफी देर बाद यारम गंभीर आवाज में बोला तो उमर ने सब डिटेल्स यारम के गोश गुजार किए। सर, मैम के पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है काफी साल पहले।
3 बहनें हैं जो अपने चाचा के साथ रहती हैं। सबसे बड़ी आयशा जोहरा जो कि यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है, उनसे छोटी रामीन जोहरा, वो भी यूनिवर्सिटी में ज़ेर तलीम है। दुरे मखनून मैम सबसे छोटी हैं और कॉलेज में फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है। आपको याद होगा, एक हफ्ते पहले काशिफ कंपनीज के ओनर की मीटिंग थी आपके साथ। काशिफ बेगी मैम के चचा हैं और उनका एक बेटा है फाइक और एक वाइफ है। यारम की निगाहें सब सुनने के बाद किसी गैर मरई नुक्ते पर मरकूज थी। ठीक है, तुम जाओ, अभी मुझे तन्हाई चाहिए। यारम ने दोबारा सिगार सुलगाते हुए से जाने का कहा और वैसे वापस कुर्सी पर बैठकर अपना मोबाइल खोले दुनिया की आज की बनाई हुई तस्वीर को देख रहा था और तस्वीर से ऐसे बातें कर रहा था जैसे वह सामने बैठी सुन रही हो। ये मुझे क्या हो रहा है? आखिर क्यों मैं तुम्हारा दीवाना बनता जा रहा हूँ? क्यों तुम्हारी आंखें इतनी पुरकशिश हैं कि मैं उनके सर में जकड़ा जा रहा हूँ? क्यों? जारम दीवानगी से कहता हुआ सामने पड़ी फाइल दरवाजे पर जोर से मारी कि अंदर आते मुस्तफ़ा को फाइल लगी और नीचे गिर गए। मुस्तफ़ा ने हैरान होकर पहले फाइल और फिर यारम को देखा और फाइल से झांकते हुए पेपर्स उठाए जहाँ पर फ्रंट पेज पर किसी लड़की की डिटेल्स दर्ज थी। मुस्तफ़ा शॉक था क्योंकि यारम किसी लड़की में इंटरेस्ट ले रहा था। स्ट्रेंज, क्योंकि यारम की तो बस एक ही फ्रेंड थी, मायरा, जिसे सब जानते हैं कि वो बस फ्रेंड ही है और यारम की और कुछ नहीं। तो फिर ये कौन थे? भाई क्या हुआ आपको? मुस्तफ़ा ने अंदर आते हुए यारम से पूछा। यारम कुर्सी पर बैठा सर हाथों में गिराए बैठा हुआ था। मुस्तफ़ा ने यारम का कंधा हिलाकर पूछा तो यारम ने अपनी सुरह आंखें खोलकर उसे देखा और दोबारा सर झुका लिया। यारम उसके सुरह आंखें देखता हुआ दहल गया था। भाई बताएं, आहर क्या हुआ है आपको? आप ऐसे क्यों बैठे हैं और आपकी ऐसी हालत क्यों हो रही है? मुस्तफ़ा परेशानी से कहता हुआ पूछ रहा था जबकि यारम ने मुंह पर हाथ फेरा और उठ खड़ा हुआ। कुछ नहीं हुआ, फिर कभी बताऊंगा, अभी घर चलते हैं, देर हो रही है। यारम कोट उठाता हुआ बोला और टेबल से मोबाइल, कार्ड, कीस और वॉलेट उठाकर आगे बढ़ गया। कुछ तो है कि भाई मुझसे भी कुछ छुपा रहे हैं और पता तो मैं लगवा लूंगा। मुस्तफ़ा यारम के बदलते हुए तेवर देखकर सोचता हुआ उसके पीछे चल दिया। यारम घर आकर सीधा अपने कमरे की जाना बढ़ गया था। उसका मूड खराब सबने नोटिस किया मगर कहा कुछ भी नहीं क्योंकि उसको कुछ कहना शेर के मुंह में हाथ डालने जैसा था। मुस्तफ़ा भी उसके पीछे ही आया तो सबने उसे पूछा मगर उसने लाइल्मी का इजहार करके उन्हें मुतमिन कर दिया कि ऑफिस का कोई मसला होगा, शायद इसलिए मूड ऑफ है। यारम अपने कमरे में आते हुए सीधा ऊंधे मुंह बेड पर गिर गया। वह समझ नहीं पा रहा था अपनी कैफियत को। उसे दुनिया चाहिए थी अपने पास किसी भी हाल में, वरना वो पागल हो जाता। यही सब सोचते उसने एक फैसला किया और पुरस्कुन हो गया। यारम ने उठकर कपड़े चेंज किए, फ्रेश हुआ और रात होने का इंतजार करने लगा। रात के 12 बजे के करीब दुनिया नींद में डूबी थी जब कोई खिड़की से फलांग कर उसके कमरे में दाखिल हुआ। मुंह पर काला कपड़ा लिपटे सिर्फ आंखें नजर आ रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ दुनिया के बेड के करीब आया। पास लैंप की रोशनी में दुनिया का चेहरा साफ नजर आ रहा था। वो सोते हुए छोटी सी मासूम सी बच्ची लागे थे। वो उसके पास बैठा उसके चेहरे से बाल हटाए। मेरी नींदें हराम करके कितने सुकून से सो रही हो ना तुम? यारम ने उसके कान के पास सरगोशी की। दुनिया नींद में खौफजदा हुई जैसे नींद में भी उसने किसी की मौजूदगी अपने पास महसूस कर ली थी। डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे पास और जब मैं तुम्हारे पास हूं तो तुम्हें डरने की क्या जरूरत, माई लिटिल स्नो वाइट। यारम ने फिर से सरगोशी की तो इस दफा दुनिया पुरस्कुन हुई थी। यारम ने अपनी पॉकेट से एक ब्लैक रोज निकाल कर दुनिया के साइड टेबल पर रखकर उसकी आंखों पर बोसा देता वहां से निकलकर चला गया। मुस्तफा अपने कमरे की बालकनी में बैठा हुआ ऑफिस का काम चेक कर रहा था जब यारम को गाड़ी ले जाते हुए देखा। अरे ये भाई इस वक्त कहाँ जा रहे हैं और चल क्या रहा है ये सब? जाऊं या नहीं? वापस आते हैं तो पूछता हूँ। मुस्तफा सोचता हुआ यहाँ वहां टहलता रहा। तकरीबन 2 घंटे बाद यारम घर में आया था। मुस्तफा ने टाइम देखा तो रात के 3 बजे थे। सुबह पूछ लूंगा, अभी गया तो डांट कर भगा ही देंगे। मुस्तफा लाइट ऑफ करता हुआ सोने के लिए लेट गया। मुस्तफा सुबह फ्रेश होने के बाद यारम के कमरे की जाना बढ़ गया। दरवाजे पर नॉक किया। काफी देर भी जब कोई जवाब ना मिला तो मुस्तफा रूम में दाखिल हुआ। चारों जानब नजर घुमाई मगर यारम कहीं पर नजर आया मगर वाशरूम से पानी गिरने की आवाज आ रही, मतलब कि वो फ्रेश हो रहा था। मुस्तफा वहीं सोफे पर बैठकर यारम का इंतजार करने लगा जब उसकी नजर सामने टेबल पर पड़ी फाइल पर गई। ये वही फाइल थी जो कल गुस्से से यारम ने फेंके थे। मुस्तफा मुतजस्सिस हुआ उस फाइल को ओपन किया। एक एक बात दर्ज थी किसी दरे मनून नामी लड़की की। हालांकि कमरा नंबर कौन सा ये भी लिखा था। तो क्या कल भाई उसके कमरे में गए थे? मुस्तफा शौक था। तभी यारम फ्रेश होकर बाहर निकला तो मुस्तफा को अपने कमरे में इतनी सुबह देखकर हैरान हुआ मगर उसके हाथ में फाइल देकर वो चौंका और झपटने वाले अंदाज में उससे फाइल छीनी। तुम क्या कर रही हो इतनी सुबह मेरे कमरे में? यारम अपनी हजालत मटाने की तेज आवाज में बोला। भाई ये सब क्या चल रहा है? और वो लड़की भाई
कॉलेज गर्ल है, इमेच्योर, और आप एज में भी कम है। क्या सोच रही हैं आप, बताएं। और रात आप कहाँ गए थे? उसी के पास ना? मुस्तफ़ा शाकिल लहजे में बोला तो याम ने फाइल को अपने कबर के लॉकर में लॉक करके रखा और दोबारा मुस्तफ़ा की जानब रुख मोड़ कर कहा, अपनी काली आंखें उस पर गाड़ी, इस मामले में तुम टांग मत अड़ाओ, भूलो मत मुझसे छोटी हो। याम ने तेज लहजे में बात करके उसे वार्न किया था। पर भाई, मुस्तफ़ा आगे कुछ कहता कि याम ने हाथ उठाकर उसे चुप करवा दिया था। तुम जाओ, मैं तैयार होकर आता हूँ, ऑफिस के लिए देर हो रही है। यारम की बात सुनकर मुस्तफ़ा मुंह बनाता वहां से वॉक आउट कर गया था और यारम गहरा सांस भरता हुआ तैयारी करने लगा। राय ब्लू 4 पीस पहने हुए नक्श से बाल बनाए यारम ने अपनी बाएं कलाई में गोल्ड डायल वाली घड़ी पहनने, परफ्यूम छिड़का और खुद पर आखिरी सुंदरता से नजर डालता कमरे से निकल गया। डाइनिंग टेबल पर तकरीबन सब भी बैठे नाश्ता करते। यारम साहब पर एक सरसरी से नजर डालता और मुस्तफ़ा के बराबर वाली कुर्सी पर वर्जमान हुआ तो मुस्तफ़ा ने पहलू बदला। वो यारम से नाराज सा था और उसे बता तो सकता था ना, मगर यारम ने तो उसे डांट कर भगा दिया अपने रूम से। यारम नाश्ता खत्म करके सबको बाइक कहते हुए बाहर निकल गया ऑफिस जाने के लिए। दुरिया सुबह उठी तो अपने आसपास अजीब सी खुशबू महसूस हुई, मर्दाना कलोन की खुशबू। मगर वो अपने हयाल को जटाती हुई जैसे उठी, बैठ के साइड टेबल पर पड़े हुए काले गुलाब को देखकर ठटक गए। मतलब कोई इसके कमरे में आया था, मगर कौन? यही सब सोचती हुई तैयार होने चल दी, मगर अभी तक वो इसी ब्लैक रोज के बारे में सोच रही थी। नाश्ते की टेबल पास उसने सबने उसे गुमसुम देखा तो उसके चचा ने उसे पूछा, अरे दुरिया बेटा, क्या हुआ? आज आप बहुत चुप चुप हो, तबीयत तो ठीक है ना? दुरिया एकदम से ही अपने हया से चौंकी। जी जी, मैं ठीक हूँ, वह बस आज कॉलेज टेस्ट है ना, इसलिए परेशान हो थोड़ी। दुरिया ने बात बनाई तो सब काफी हद तक मुतमिन हो गए। चचा जान, क्या आज मैं गाड़ी ड्राइव कर लूँ? प्लीज 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 मान जाए। कुछ दिन पहले ही आशा ने ड्राइविंग क्लासेस ली थी और काफी जल्दी सीख भी ली थी। जरूर ले जाओ, इसमें पूछने की क्या बात है, मगर ध्यान से। ओके, ज्यादा फास्ट मत करना। जीते रहो। काशिफ बेग ने आशा के सर पर हाथ फेरते वहां से अपने कमरे के जाना पड़ गए थे, क्योंकि उन्हें भी दफ्तर भी जाना था। आशा पुरजोश होती रामीन और दुरिया को जल्दी आने का कहकर बाहर निकल गई। वो दोनों भी उसके पीछे तेज से लपकी, जबकि फाइक अभी उठकर नाश्ते की टेबल पर आया था। आशा ने पहले दुरिया को कॉलेज छोड़ा और फिर रामीन के साथ ही यूनिवर्सिटी की जानब गाड़ी बढ़ा दी, मगर अगली गाड़ी से टक्कर होने के बाद आशा का मीटर शॉर्ट हुआ। तभी वो सीट बेल्ट खोलती बाहर निकल आई। मुस्तफ़ा भाई, क्या आप मुझे आज यूनिवर्सिटी छोड़ देंगे? वो क्या है ना कि मेरी गाड़ी आज वर्कशॉप पर है, प्लीज प्लीज। उन जल्दी जल्दी सीढ़ियां फलांगते हुए नीचे आया और अब जूस का गिलास हाथ में थामे मुस्तफ़ा से पूछ रहा था। कुछ सोचकर मुस्तफ़ा ने हामी पड़ी और सबको बाइक कहता हुआ बाहर निकलकर गाड़ी निकाली। तभी ओन भी भागता हुआ आया था। ओन कितनी दफा समझाया कि जल्दी उठाकर, वरना लेट हो सोओगे, रात को लेट सोओगे तो यही होगा ना। मुस्तफ़ा उनको लताड़ता हुआ बोला और गाड़ी आगे बढ़ा दिया। भाई आइंदा जल्दी सोऊंगा पक्का। उन्हें मस्कीन सूरत बनाई तो मुस्तफ़ा मुस्कुरा कर आ गया। यूनिवर्सिटी पहुंचकर उनको उतारा। जैसे गाड़ी रिवर्स की, पिछली गाड़ी से टकरा गई। ओह शिट यार, अब ये सुबह सुबह नई मुसीबत। मुस्तफ़ा जैसे ही गाड़ी से बाहर निकला, पिछली गाड़ी से दो लड़कियां नमूदार हुई। आशा जो आज जिद करके गाड़ी लाई थी, अब उसका एक्सीडेंट पर हक्का बक्का बाहर निकले। गाड़ी की हेडलाइट्स टूट चुकी थी। आशा के साथ साथ रामी भी गुस्से में थी। तभी आशा आगे बढ़ी और मुस्तफ़ा के सामने चुटकी बजाई, जिसको देखकर स्टैचू की तरह ताकत खड़ा था। ब्राउन ट्राउजर शर्ट पहने, दुपट्टा कांधे पर फैलाए, वो बिना मेकअप के सीधा उसके दिल में उतरती है। ओ हेलो मिस्टर, ऐसे क्या देख रहे हो? गाड़ी देख कर नहीं चला सकते? अब क्या उसका नुकसान कौन बढ़ेगा? जब गाड़ी नहीं चलानी आती तो बाहर क्यों निकलती हो? आशा बोली जाती और रामी कभी चुपचाप खड़े हुए मुस्तफ़ा को देती तो कभी पटा पटा बोलती आशा को। काफी देर बाद भी मुस्तफ़ा कुछ ना बोला तो आशा को एहसास हुआ कि वो कब से बोली जा रही है। तब एक बार फिर से मुस्तफ़ा के आके चुटकी बजाए तो मुस्तफ़ा अपनी बेएहतियारी को जी बढ़कर कोसता हुआ सा खुजा कर आ गया। देखे मैडम, गाड़ी आपने हिट किया पीछे से, मेरी इसमें कोई भी गलती नहीं है, फिर भी आई एम सॉरी, जितना आपका नुकसान हुआ है ना, मैं पे करने के लिए तैयार हूँ। मुस्तफ़ा ने कहते साथ ही पॉकेट से चेक बुक निकाली। आशा को मजीद गुस्साया। मतलब क्या है आपका कि मैं पे नहीं कर सकते? आप समझ क्या रहे हैं मुझे? आशा की गुस्से से लाल होती नाक को मुस्तफ़ा ने बड़े गौर से देखा। अरे मैडम, मैं ये कब कह रहा हूँ, आप गलत समझ रही है, मुस्तफ़ा ने कहा तो रामी ने जल्दी से आगे बढ़कर आयशा का बाजू दबोचा। आयशा क्या कर रही हो? सब देख रहे हैं, चलो देर हो रही है। और मिस्टर, तुम ध्यान रखना आइंदा। चलो आयशा। रामीन गाड़ी से बैग निकालती आशा को लिए वहां से निकलते चले गई। गेट से अंदर दाखिल होने से पहले आशा ने मुड़कर देखा, वो अब भी उसे देख रहा था। आशा सटपटाकर तेजी से आगे बढ़ गई और मुस्तफ़ा भी सर झटकता हुआ गाड़ी में बैठकर ऑफिस की जानब बढ़ गया। ये मंजर कराची के एक पसमंदा से इलाके का था, जहाँ पर जगह जगह टूटे पिके घरों
और गंदी नालियों से ग्लासेस से बदबू के भंबोके उठ रहे थे। वो इस गंदगी से बचता बचाता एक घर के सामने रुका, अंतर बढ़ गया, जहाँ पर एक आदमी जिसका नाम मकबूल था कुर्सी से बांधा हुआ था। उसके आसपास उसके आदमी खड़े। उसको देते ही उसके एक आदमी ने उसे एक कुर्सी बांधे हुए आदमी के सामने रखी। वो टांग पर टांग जमाए खामोशी से बैठकर उस आदमी को सख्त निगाहों से देखने लगा। मकबूल ने उसे देखा। सुरख व सफेद रंगत, स्याह गन्ने बाल, हल्की सी दाढ़ी और मूछ। वह जब जब बात करता उसके गाल पर घड़ा पड़ता। यकीनन वो एक खूबसूरत नौजवान था। उसके सर्द काली निगाहों को देखकर मकबूल के रोंगटे खड़े हो गए। जब वो बोला तो उसका लहजा भी उसकी आंखों की तरह सर्द था। किसके कहने पर तुमने मुझे मारने की कोशिश की? शायद तुम अभी मेरे बारे में जानते नहीं हो, तभी मुझे मारने मेरे ऑफिस तक आए। बोलो, किसके कहने पर किया ये सब? आहर मेरा ऐसा कौन सा दुश्मन निकला है जो पीठ पीछे बैठ कर वार काट है? बोलो। उसका सफाक लहजा सुनकर मकबूल के रोंगटे खड़े हुए। जब भी वो फड़ फड़ बोलने लगा। साहब, मुझे नहीं पता, बस मुझे किसी आदमी ने पैसे दिए थे कि आपको मारना है। साहब, मैं गरीब आदमी हूँ, मुझे छोड़ दे, मैं पैसे देकर बह गया था। साहब, मुझे माफ कर दो। मकबूल गिड़गिड़ाते हुए बोला, लेकिन इस पर कोई भी असर न हुआ। तुम्हें माफ कर दूं? हाँ। वह तनसिया मुस्कुराया तो उसके गाल के घड़े नुमाया हुए। जी साहब, माफ कर दो, दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा साहब। मकबूल रोते हुए बोला तो उसके सामने से उठा और अपने कोट से नादीदा गर्द जारी और सफाक लहजे में गोया हुआ। यारम शाह अपने दुश्मनों को कभी माफ नहीं करता। वो अपने एक आदमी को कुछ इशारा करते वहां से निकल गया। पीछे मकबूल नामी बंदे की चीखें सुनने वाला वहां पर कोई ना था। जाहिलो, तुम सबके सब नकम्मे हो। वो यारम शाह तुम सबसे काबू नहीं आ रहा। क्या कार्य हो तुम लोग? आहर दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। शक्ल मत दिखाना। 2 दिन से पहले मुझे मल्लक शराब की बोतल जमीन पर मारता हुआ बोला। उसका हाथ आदमी रहमान वहां से जल्दी से खिसका था कि कहीं सारा मलबा उस पर न गिरे, क्योंकि इस बार भी यारम शाह उसके हाथों से रेत की तरह फिसल गया था। हमेशा वो मलक आसफ से 2 कदम आगे रहता था। बिजनेस की दुनिया में यारम शाह का नाम टॉप 10 बिजनेस टाइकॉन में से वो दूसरे नंबर पर था, जबकि मलक आसफ 10वें नंबर पर। हर प्रोजेक्ट जिसे मलक आसफ लेना चाहता वो यारम शाह की कंपनी को मिल जाता। यही वजह थी कि वो उसे अपना सबसे बड़ा हरीफ समझता और काफी दफा उस पर हमले भी करवाए, मगर वो हर बार बच जाता। न जाने कैसे उसे हर बार उसके प्लान का पता चल जाता और वो साफ आ जाता। अब ओ नहीं, तुम्हें मरवा कर सुकून से बैठूंगा मैं। यारम शाह अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो। नफरत से फनकारते हुए मलक कासम ने दूसरी बोतल खोलकर मुंह से लगाई। रामीन अपने फ्रेंड के साथ कैंटीन में बैठी थी जब शैतानों का मशहूर टोला दी एवल्स वहां पर आदम का। दी एवल्स यूनिवर्सिटी का शरारती ग्रुप, हर गड़बड़ में उनका ही साथ होता था। ओन शाह, हसन शाह और वलीद फारूकी 3 बेस्ट फ्रेंड और तीनों इंतहा के शरीर। जहाँ ये 3 दोस्त होते वहां पर कोई दूसरा काम ही टिक पाता। अभी भी तीनों को कैंटीन में देखते कुछ स्टूडेंट्स वहां से रफू चक्कर हो चुके थे। उनकी नजर एक टेबल पर बैठी 4 लड़कियों पर पड़ती। उन दोनों को आंख से इशारा करता उनकी जानब पड़ा तो वो दोनों भी आंखों में शरारत लिए उसके पीछे चल दिए। रामीन, जिसने अभी भी सैंडविच उठाया था, उन्हें उसके हाथ से झपट लिया। इस अचानक अफ्ताब पर रामीन उसकी सहेलियां हक्का बक्का उसको देखने लगी। तब उसके दोस्तों ने भी उनको देखा देखी इनका लंच खाना शुरू कर दिया। पहले तो वो हैरान से उनको खाता हुआ देती रही, मगर फिर रामीन ने बिपरी हुई शेरनी की तरह उनके हाथ पर थप्पड़ मारा जो अब दूसरा सैंडविच उठाने वाला था। ए बुक्कड़ कहीं के, क्या बदतमीजी है ये? और अपने पास पैसे नहीं है क्या जो हमारा लंच खा गए हो तुम? और तुम्हारे दोस्त शक्ल से तो फकीर नहीं लाते। रामीन ने ब्लू जीन शर्ट में मलबूस उनको ऊपर से नीचे तक देखा। रामीन के फकीर कहने पर वलीद और हसन के मुंह तक जाते हुए हाथ रुक गए और अब वो हैरान नजरों से इस छोटी सी लड़की के फराटे बढ़ती जुबान को देख रहे थे, जबकि उनके तो सर पर लगी और तल्लू पर बुझी। ए बंदरिया, बुखड़ किसको बोला तुमने? उनने भी हिसाब बराबर करते रामीन को देखा। ब्लू घुटनों तक आती फ्रॉक के साथ ही कैपरी और हम रंग दुपट्टा लिए हुए नाक फुलाए उसको घोड़े थे। तुम्हें और तुम्हारे भूखे दोस्तों को बुलाए बैठे हो जो सुनाई नहीं देता एक दफा में? ए चूहिया, तुम जानते नहीं हो हमें। अगर यहाँ पर न तो बर्दाश्त करो हमें, वरना हम इतना तंग करेंगे कि तुम खुद यहाँ से दुम दबाकर भाग जाओगी, समझी? ओनस के सामने दूसरा सैंडविच उठाया, उसे आंखें दिखाता वहां से अपने दोस्तों को लिए 9-2-11 हो गया, जबकि रामीन हैरत से मुंह खोले खड़ी थी। रामीन को ऐसे खड़ा देखकर नाइला जिसकी दोस्त थी उसके कांधे को हिलाया तो वो चौंकी। रामीन, तुमसे किसने कहा कि इन एवरेज से पंगा लो? वो जो करते हैं ना करने दो, करो। पूरी यूनिवर्सिटी उनसे आजिज है, मगर कोई कुछ नहीं कहता। अब तुम भी चुप रहना आगे से। और अब चलो, मैम समीना की क्लास है। वो सब अपने अपने बैग उठाए क्लास की जाने बढ़ गई, जबकि रामीन उस बंदर से बदला लेने के बारे में सोचने लगे। दुरिया सारा दिन कॉलेज में भी इन ब्लैक रोज के बारे में सोचती रही थी, मगर कोई भी सर पैर हाथ ना लगा। और किसने रखा था वो ब्लैक रोज? कहीं
रामीन आपी या आशा आपी ने तो नहीं रखा, पर वो क्यों रखेंगे, मेरी तो बर्थडे भी नहीं है। तो फिर कहीं फाइल पाई ने नहीं, ये मैं क्या सोच रही हूँ, उफ बाहर में जाए ब्लैक रोज। दुनिया झंझलाती हुई इस रोज को अपने दिमाग से जटरने की कोशिश करने लगी। कॉलेज से छुट्टी हुई तो दुनिया कॉलेज से बाहर ड्राइवर का इंतजार करने लगी। दुनिया को आता देखकर दुनिया गाड़ी में बैठ के, जबकि किसी की गहरी आंखों ने उसका दूर तक पीछा किया था। घर से कॉलेज से घर आने के बाद दुनिया अपने कमरे के जाना बढ़ थी। फ्रेश होने के बाद रामीन और आयशा के मुश्तरका कमरे की तरफ चल दी, जहाँ पर वो दोनों कोई टॉक शो देखे थे। अरे दुनिया तुम आ गई, चलो आप खाना खाते हैं, चलें, हम तुम्हारा ही इंतजार करते। दुनिया को देखते हुए आयशा और रामीन उठी और वो इन दोनों के साथ ही डाइनिंग टेबल की जाने बढ़ गए। खाने के दौरान भी दुनिया उन दोनों को खोजती हुई नजर से देखती रही, मगर इनके अंदाज से नहीं लग रहा था कि वो फूल इन दोनों में से किसी ने रखा है। वो भी सब बातों को दिमाग से झटकते हुए खाने की जाना मतवज्जो है। यारम अपने ऑफिस में बैठा दुनिया के बारे में सोच रहा था, जब मुस्तफा नॉक करता हुआ ऑफिस में दाखिल हुआ। हाथ में फाइल थामे यारम के सामने खड़ा हुआ तो यारम उसको देखता हुआ सीधा होकर बैठा। भाई, ये फाइल आपने मंगवाई थी, मैंने एक दफा देख लिया, आप भी चेक करके मुझे बता दीजिएगा। मुस्तफा फाइल यारम के सामने टेबल पर रखता हुआ वापस मुड़ा, जब यारम अपनी कुर्सी से उठकर उसके सामने आ गया। यारम, मुस्तफा, तुम नाराज हो मुझसे? याम ने मुस्तफा के कंधे पर हाथ रखकर पूछा। नहीं भाई, मैं नाराज नहीं हूँ, बस मुझे अच्छा नहीं लगा का आपका बिहेवियर। मैं हर्ट हुआ था, पर अब नहीं हूँ, मुस्तफा ने साफ गोई से जवाब दिया, और सच भी यही था। ठीक है, तुम जाओ, मैं फाइल चेक कर भेज देता हूँ तुम्हें। यारम का कंधा थपथपाता हुआ वापस अपनी सीट पर बैठा और मुस्तफा भी अपने कैबिन की जानब चल दिया।